इसका कंपटीशन दोस्तों XUV 3XO जैसी गाड़ियों के साथ में है। ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उस समय दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ करता था। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP है ना, इसमें जो गियर बॉक्स डाल के दिया है ना, जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं, इसके साथ ऑफ रोडिंग करके आपको दिखाई थी, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। कोई गाड़ी में बोनट का पूरा व्यू मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए आप ज़्यादा दे रहे हैं तो अभी इसकी 2 सर्विस हुई है। तो इसका बूट भी दोस्तों ऑन पेपर तो आपको कम लगता है। भारत एनकैप में भी इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी जारी नहीं की है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो बॉडी शीट क्वालिटी है, वो एक जो सेफ्टी फीचर जो कि इसमें भी होना जरूरी है, वो है एक तरह की बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी है। क्योंकि 80 से 1 लाख रुपए होता है, केवल 3,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। एवरेज में अंतर तो आता है। उसके साथ एक दिक्कत ये है कि उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, अभी जो है दोस्तों इसको लगता है तब चालू हो जाता है तब बंद हो जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत होती है और इंजन भी शोर मचाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक में, अगर आप 3XO या नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे। दोस्तों ब्रेजा को मैं करीब 1.5 साल से चला रहा हूँ। 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय मुझे इस गाड़ी को यूज करते हुए हो गया है। तो इस गाड़ी को दोस्तों मैंने अच्छे से परख लिया है और अच्छी खासी गाड़ी चला भी ली है मैंने। और अगर बात करें दोस्तों इस गाड़ी के अभी तक के एक्सपीरियंस की, तो मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल मैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू आपको देने वाला हूँ। तो इस गाड़ी को दोस्तों मैंने 2023 में ख़रीदा था, फरवरी 2023 में, और अभी इसको 1.5 साल कंप्लीट हो गया है। 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है, 7-8 दिन ज़्यादा हो गया है, 1 वीक ज़्यादा हो गया है। और इस गाड़ी को दोस्तों मैंने हर तरह के रास्ते पे चलाया है और हर तरह से मैंने इस गाड़ी को परख लिया है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब इसका कंपटीशन दोस्तों XUV 3XO जैसी गाड़ियों के साथ में है। तो अब दोस्तों ये गाड़ी उतनी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उस समय दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ करता था। अभी इसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। अगर LXI वेरिएंट की बात करें तो अर्बानो एडिशन के साथ अगर आप लेंगे तो 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम इसका प्राइस है। जबकि XUV 3XO जैसी गाड़ी जो कि काफ़ी अच्छे इंजन के साथ में आती है और एकदम लेटेस्ट गाड़ी है, उसका प्राइस उससे 1 लाख रुपए सस्ता है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी अब कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या अभी भी ये गाड़ी उन गाड़ियों को टक्कर दे रही है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इस गाड़ी में प्लस पॉइंट क्या है। अभी भी मैं अगर बात करूं तो क्या प्लस पॉइंट है और ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP है ना, वो है इसके बोनट के अंदर। और गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो आपको टर्बो के साथ में इंजन मिलता है, यानी टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। केवल वेन्यू या फिर सोनेट को छोड़ दें तो NA इंजन उसमें जो मिलता है ना दोस्तों, वो 1200 सीसी का मिलता है। जबकि 3XO या फिर टाटा नेक्सॉन में आपको 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है। तो उसमें आपको पावर तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिफाइनमेंट लेवल नहीं मिलता। हालांकि 3XO का इंजन नेक्सॉन के मुकाबले काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करें तो इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन है और बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है। ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ, और अगर आप एक बार इस गाड़ी को चला के देखेंगे तो ये बात आप अच्छे से समझ जाएं कि ये मैं क्यों कहता हूँ। दूसरा, उन गाड़ियों के मुकाबले या अपने सेगमेंट की और गाड़ियों के मुकाबले इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो इंजन और गियर बॉक्स का जो मैच कंपनी ने करके दिया है, यानी इसमें जो गियर बॉक्स डाल के दिया है ना, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है इस इंजन के साथ में। क्योंकि जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं या फिर ऐसे रास्ते पर चलाते हैं जहाँ पर आप 5वां गियर और गाड़ियों में नहीं लगा सकते, यानी कि लो स्पीड में 1 गियर हाई आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। सिटी में आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि बहुत ही स्मूथली गाड़ी उड़ जाती है हाई गियर में, कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। और इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना दोस्तों, सिटी में अगर आप ड्राइव करते हैं ना तो काफ़ी स्मूथ आपको स्टीयरिंग का फीडबैक मिलेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट स्टीयरिंग हो जाता है। और जैसे आप हाईवे पे चलते हैं तो ये थोड़ा सा वेट लेने लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है स्टीयरिंग व्हील, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो मैंने इसको हर तरह की रोड पे चला लिया है, ख़राब रास्तों पे चला लिया है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रोड नहीं है, और यहाँ पर हालांकि कोई ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है लेकिन कच्चा रास्ता है।
तो इससे भी ज़्यादा ख़राब रास्तों में मैंने चलाया और आपको एक वीडियो बना के भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके साथ अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने इसके साथ ऑफ रोडिंग करके आपको दिखाई थी, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। कोई गाड़ी में लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे ख़राब से ख़राब रास्ते से ये गाड़ी आसानी से निकल जाती है और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप ख़राब रास्ते पे होते हैं, यानी गाड़ी नीचे से टकराने का डर आपको नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठेंगे ना, अगर आप एलेक्साई पे भी बैठेंगे, तो इस गाड़ी की एक अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि बोनट का पूरा व्यू मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड का जब जजमेंट हमको करना होता है ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही ईजी। आपको लगता है ये गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है, अगर आप और गाड़ियों से कंपेयर करेंगे ना तो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी है। तो और गाड़ियों के मुकाबले जैसे कि वेन्यू, सोनेट या फिर 3XO या फिर नेक्सॉन के मुकाबले ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी लगती है और स्पेशली वाइट कलर में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ये दिखाई देती है। तो अंदर से दोस्तों काफ़ी रूमी केबिन इसका लगता है और बोनट पूरा दिखता है, तो ड्राइविंग के दौरान कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है, चाहे आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो चाहे हाईवे पे चला रहे हो। और रियर सीट की बात करें तो रियर सीट में भी दोस्तों आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। रियर पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छी जगह दी गई है। अगर मैं यहाँ से आपको इस तरह से नाप के दिखाऊं तो काफ़ी जगह दी गई है, करीब इतनी जगह मिल जाती है कि आराम से आपको थाई सपोर्ट मिले और कोई दिक्कत नहीं आए। और फ्रंट सीट में देखा जाए तो अगर आपकी हाइट एवरेज पर्सन से थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत फील हो सकती है थाई सपोर्ट की, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस गाड़ी में एक और चीज़ है, अगर 1 लाख रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको 1-2 चीज़ें और ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। जैसे कि बेस वेरिएंट से ही आपको 215 सेक्शन के टायर मिलते हैं, जो कि मैं हर बार कहता हूं, यानी कि 215 mm चौड़े आपको टायर बेस वेरिएंट से मिलते हैं। जबकि और गाड़ियों में आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये टायर मिलते हैं, यानी टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में सेम ही टायर मिलते हैं, जिससे आप इसमें अलॉय व्हील भी कंपनी वाले डलवा सकते हैं, टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो मॉडिफिकेशन है दोस्तों वो भी काफ़ी इजीली हो जाते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के मॉडिफिकेशन जैसे कि आर्म रेस्ट वगैरह, स्टीयरिंग व्हील वगैरह आप आराम से कहीं भी एक्सेसरीज वाली शॉप पे लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और काफ़ी कम प्राइस के इसके पार्ट्स हैं। अगर सर्विस शेड्यूल की बात करें दोस्तों तो अभी इसकी 2 सर्विस हुई है, मतलब जो मेजर सर्विस होती है वो 2 हो गई हैं। अब 20,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो होनी है, तो वो करवाएंगे, तब मैं बता पाऊँगा कि पेड सर्विस में कितना खर्चा आता है। अभी तक इसमें जो है कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया, 1600-1700 रुपये का इसका खर्चा आया था। अगर बूट की बात करें तो इसका बूट भी दोस्तों ऑन पेपर तो आपको कम लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है। और गाड़ियों का अगर आप देखेंगे तो 380 लीटर क्लेम करते हैं, बट वो ऊपर तक क्लेम करते हैं, जैसे कि नेक्सॉन वगैरह का या फिर 3XO का बूट बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना कि ब्रेजा का बूट प्रैक्टिकल है। और अच्छा खासा सामान इसमें आ जाता है। साथ में अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको शार्क फिन एंटीना जैसा फीचर भी मिल जाता है, और प्रोजेक्टर तो आप सभी कंपनी दे रही हैं। रियर में भी आपको जो टेल लाइट मिलती है वो LED मिलती है। तो ये दोस्तों फैंसी फीचर की मैं बात नहीं करूँगा, ओवरऑल मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा दोस्तों इसकी राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो हाईवे पर जब आप इसको चलाएंगे तो मारुति की और गाड़ियों के मुकाबले इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। 120, 130, 140 तक आप चला सकते हैं। हालांकि 140 तक मैंने बहुत ही कम गाड़ी को चलाया, 120 तक आप चला सकते हैं। इसके अलावा इसके जो सस्पेंशन है ना दोस्तों वो भी बहुत अच्छे मारुति ने इसमें ट्यून करके दिए हैं, जिससे ख़राब रास्तों में काफ़ी अच्छा गाड़ी परफॉर्म करती है। और छोटे मोटे जो दचके होते हैं ना हाई स्पीड में आपको फील नहीं होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि फील नहीं होंगे, आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और इसका जो लुक्स है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आता है और गाड़ियों के मुकाबले। और अगर सेफ्टी की बात कर लें तो मारुति की ये इकलौती गाड़ी है जो कि 4 स्टार सेफ्टी लेके आई थी, क्योंकि इसमें जो प्लेटफॉर्म कंपनी यूज कर रही है वो ओल्ड वाला यूज कर रही है, जो कि पहले ब्रेजा में आता था। और उसका जब क्रैश टेस्ट किया गया था तो 4 स्टार रेटिंग वो लेके आई थी। तो इसमें दोस्तों जो बॉडी शीट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है पहले के मुकाबले, यानी कि हैवी की गई है। और सेफ्टी फीचर भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी देखा जाए तो और अच्छा ये गाड़ी परफॉर्म करेगी अगर इसका क्रैश टेस्ट किया जाएगा।
हालांकि मारुति ने इसका खुद क्रैश टेस्ट करके दिखाया है, लेकिन मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ। भारत एनकैप में भी इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी जारी नहीं की है, क्योंकि इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और जितनी भी अच्छी बातें थी मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बता दी। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक यानी कि माइनस पॉइंट की, क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी का प्राइस अब बढ़ चुका है, यानी कि बेस वेरिएंट आपको अब 8.5 लाख रुपए का मिलता है। 15,000 रुपये कम कर लीजिए, अगर आप अरवानो एडिशन लेते हैं तो 8.5 लाख का मिलता है, यानी कि 50,000 अभी तक इस गाड़ी के प्राइस बढ़ चुके हैं जब से इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो 3XO, जैसा कि मैंने आपको कहा, 7.5 लाख में ही आपको एक्स शोरूम में वो गाड़ी मिल जाती है। हालांकि ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर तो नहीं मिलते, लेकिन एक जो सेफ्टी फीचर जो कि इसमें भी होना जरूरी है वो है 6 एयरबैग। तो इसमें एक जो कमी रह गई है ना, अभी बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते हैं। और इसमें आप जो VXI और LXI यानी बेस और बेस से ऊपर का जो वेरिएंट है उसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलती है, केवल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZXI और ZXI प्लस में ही मिलती है। पहले बीच में सभी से हटा दी थी, ऑटोमेटिक में आ रही थी, लेकिन अब ZXI और ZXI प्लस में आ रही है। और अगर आप यहाँ देखें तो हमारी गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, तो इसको भी LXI और VXI से हटा दिया है, जिससे देखा जाए तो एक तरह की बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी है। क्योंकि इस सारी चीज़ों का अगर प्राइस देखा जाए तो करीब 80 से 1 लाख रुपए होता है, क्योंकि 60,000 की तो लगभग बैटरी ही रहती है। इसके अलावा जो स्टार्टर जनरेटर है, यानी कि जो डायनामो और जो स्टार्टर मोटर है वो भी डिफरेंट है। तो बाकी चीज़ों को भी देखा जाए तो इन चीज़ों को कंपनी ने हटा के एक कॉस्ट कटिंग कर दी है। और अगर स्मार्ट हाइब्रिड कंपनी देती तो इसकी बिक्री और भी अच्छी खासी होती। हालांकि अभी भी बिक्री हो रही है, लेकिन और अच्छी होती। और अभी कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपनी ने अरवानो एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें VXI में आपको काफ़ी सारी एक्सेसरी और कैमरा वगैरह कंपनी लगा के दे रही है। केवल 3,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन VXI में आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलेगा, ना ही LXI में मिलेगा। तो जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो काम तो करती है, एवरेज में अंतर तो आता है, लेकिन जब आप ZXI और ZXI प्लस लेंगे तभी आपको वो मिलेगी। और उसके साथ एक दिक्कत ये है कि उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, उसके बाद ये प्रॉपर काम नहीं करता, यानी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता हर समय जैसे पहले करता था। अभी जो है दोस्तों, इसको लगता है तब चालू हो जाता है तब बंद हो जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है। हालांकि स्मार्ट हाइब्रिड इसमें काम करता है, जब आप हाईवे पे चलते हैं या फिर थोड़ी गाड़ी चल जाती है तो ये काम करने लग जाता है। तो एक इसका जो प्लस पॉइंट था ये भी माइनस पॉइंट बन गया है, क्योंकि LXI VXI में आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता, 6 एयरबैग नहीं मिल रहे हैं स्टैंडर्ड, साथ में इसका प्राइस पहले से बढ़ गया है। और कंपटीशन को देखते हुए मारुति को भी मुझे लगता है कि इसमें 6 एयरबैग देना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस गाड़ी का मुझे लगता है ना, वो ये है कि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन दिया जाता है, जो कि बढ़िया परफॉर्म करता है। अब इसका नुकसान ये है कि 5 स्पीड का होने के कारण गाड़ी का जो RPM है वो हाई रहता है, यानी इंजन का जो RPM है 3,000 तक पहुँच जाए जब आप 100 की स्पीड में होते हैं, जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत होती है और इंजन भी शोर मचाता है। आप 80-90 की स्पीड में चल रहे हैं तब तो एवरेज अच्छा में निकालेगी ये गाड़ी, लेकिन जैसे ही आप 90-100 के ऊपर जाते हैं ना तो माइलेज ड्रॉप हो जाता है। उस दौरान इसका माइलेज 17-18 का ही रह जाता है। लेकिन अगर आप 80-90 चला रहे हैं तो फिर ये हाईवे पे आराम से 18-20 का माइलेज निकाल देती है। डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। 18-20 से ऊपर का भी निकाल देती है, 21 तक का भी मैंने आराम से इससे माइलेज निकाला है। लेकिन जब हम इस तरह से ज़्यादा माइलेज निकालते तो ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रह जाता, क्योंकि आप बिल्कुल स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे तो उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से, खुले तरीके से गाड़ी को चलाएंगे तो ये 17-18 का ही माइलेज हाईवे पर निकाल के देती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा थाई सपोर्ट कम लगता है, बस 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ये थोड़ी सी कमी मुझे लगती है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसमें जो क्लाइडिंग दी गई है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ये बहुत ज़्यादा दी गई है, ब्रॉड दी गई है, बात सही है। लेकिन अगर आप गाड़ी को धूप में रखते हैं तो ये वाइट हो जाती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी को अंदर पार्क करता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हालांकि क्लाइडिंग दी गई है तो उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। और ये सब्जेक्टिव मैटर है, आपको पसंद आ सकती है, मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं आती। मुझे तो पसंद आती है, क्योंकि इससे गाड़ी का लुक थोड़ा सा
हेवी नज़र आता है, ब्रॉड नज़र आता है, थोड़ी सी गाड़ी माचो नज़र आती है। तो ये गाड़ी दोस्तों अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, और जब 20,000 किलोमीटर की सर्विस होगी तब मैं बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है। और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मतलब 10 में से मैं इसको मार्क्स देना चाहूँ तो 8 मार्क्स मैं इसको दूंगा। 2 मार्क्स इसलिए काट दूँगा क्योंकि इसमें 6 स्पीड का ट्रांसमिशन नहीं है, दूसरा इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं मिलते हैं, इसके अलावा प्राइस भी थोड़ा सा अब बढ़ चुका है। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ में। अगर आप 3XO या नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी ये ज़्यादा सही पैकेज है, क्योंकि एक तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, एवरेज अच्छा है, और चलाने में एनए इंजन की लाइफ भी ज़्यादा रहती है, और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है। आपको 3XO जैसी गाड़ी को चलाने में मज़ा तो आएगा, लेकिन सिटी में आपको नेक्सॉन या 3XO को चलाते समय इतना मज़ा नहीं आने वाला जितना इसको आएगा। हालांकि हाईवे पे दोस्तों इस गाड़ी में थोड़ा सा पिकअप आपको कम फील होगा, क्योंकि एनए इंजन है, अपने नेचर के हिसाब से ये परफॉर्म करता है। आप चाहे कि एकदम से ओवरटेक कर लूँ मैं किसी चीज़ को, तो गाड़ी में अगर पैसेंजर नहीं है, आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी में जब लोड होता है, पैसेंजर होते हैं फुल, तो इतने अच्छे से ये पिकअप नहीं दे पाती, यानी धीरे धीरे ये पिकअप पकड़ती है, या फिर आपको एक गियर डाउन करना पड़ता है कभी कभी, ऐसा हर समय नहीं है, कभी कभी। तो ये एक ओवरऑल दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है ब्रेजा के साथ में। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।